Everyone, how are you all doing? My name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to our new channel. This channel is dedicated specifically for UPSC students and JKAS aspirants. उन लोगों के लिए डेडिकेटेड चैनल है एंड ये जो लेक्चर सीरीज़ चल रही है ये चल रही है आपके करंट अफेयर्स के ऊपर। और एज आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट लेक्चर, जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर था, आई टोल्ड यू कि इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो भी आपके करंट अफेयर्स रह चुके हैं पिछले 1-1.5 साल में उसको कवर करेंगे, राइट? So those who are new to the channel, do not forget to like, share and subscribe. All right, so let's get into the video. Now in the last lecture we finished about COP26. We talked about the Glasgow जो आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था एट यूनाइटेड किंगडम। इंडिया ने क्या क्या कमिटमेंट्स दिए हैं। फर्स्ट टाइम इंडिया ने ओपनली आके बोला है कि वो नेट ज़ीरो एमिशन कर देगा 2070 में। चाइना ने बोला है, यूरोपियन यूनियन ने बोला है। इसके अलावा वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट आईपीसीसी रिपोर्ट, क्योंकि आईपीसीसी की रिपोर्ट ने सीधे सीधे बोल दिया, मार्च के महीने में आके बोल दिया कि भाई ये जो लॉन्ग टर्म एजेंडाज हैं दे आर नॉट गोइंग टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स जो विच आर रिक्वायर्ड आपके इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्लाइमेट को कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला है आपके इन लॉन्ग टर्म एजेंडा से। आपको रीजनल असेसमेंट करना पड़ेगा, आपको शॉर्ट टर्म गोल्स रखने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू एक्चुअली में अगर आपको क्लाइमेट को बचाना है तो, ठीक है। सो हमने वो सब चीज़ों को डिस्कस किया था। नाउ विल गेट ऑन टू द सेकेंड लेक्चर, और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे आपके इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। हाउ एवर इंटरनेशनल सोलर अलायंस मैंने बहुत बारी ऑलरेडी आप लोगों को इसके बारे में बताया है, बट स्टिल हम इसको जो है थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्यों डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन इट, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। नाउ अगर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात किया जाए तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसको हाल ही में मतलब कि इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन अक्टूबर के महीने में जो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है वहाँ पे इसको एक ऑब्जर्वर स्टेटस जो है वो दिया गया था। नाउ बाय गिविंग दिस ऑब्जर्वर स्टेटस इट इज़ एक्चुअली गोइंग टू रेज अ बार। ये जो है एक तरीके का एक इम्पोर्टेंस जो है वो आईएसए का दिखाता है इस चीज़ के होने से। नाउ आईएसए की अगर बात करें, क्योंकि दिस हैज़ बीन इन न्यूज़, तो आपको इतना डायरेक्टली तो क्वेश्चन पूछेंगे नहीं। हाउएवर आपको डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, बट यूजुअली आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, आपको स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टेटमेंट की तरफ जाने से पहले विल जस्ट चेक आउट जो आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर आईएसए की बात किया जाए तो आपको याद रखना है कि ये क्या है आपका, कि दिस इज़ बेसिकली इट वॉज लॉन्च्ड एट पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो आपका 2015 में हुआ, दैट इज़ व्हाट COP21। तो COP21 में दो लोग थे, दैट इज़ योर प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस एंड नेक्स्ट इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज़ नरेंद्र मोदी। उन दोनों ने क्या किया, उन दोनों ने बोला कि हम इस तरीके का जो है हमको एक अलायंस लाना चाहिए। और बेसिकली जब ये मेंबरशिप आया था उसमें प्राइमरीली उन कंट्रीज़ को फोकस किया गया था, मेंबरशिप उन कंट्रीज़ के लिए ओपन किया गया था जो सोलर रिसोर्स रिच कंट्रीज़ हैं। ना हुआ सोलर रिसोर्स रिच कंट्रीज़, ऑब्वियसली जिनके ऊपर सोलर रेडिएशन बिल्कुल डायरेक्टली पड़ती होंगी, स्लांटिंग नहीं पड़ती होंगी, तो वो कौन सी कंट्रीज़ होंगी आपके बिटवीन द टू ट्रॉपिक्स। नाउ द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, क्या ये जो मेंबरशिप है इज इट ओनली टू दोज कंट्रीज हु आर इन बिटवीन द ट्रॉपिक्स? फर्स्ट आपको ये पूछ सकते हैं। सेकेंड आपको ये पूछ सकते हैं, और इट इज़ ओपन टू ऑल द कंट्रीज इवन इफ दे आर इन द टेम्परेट रीजन, ठीक है। इन दो चीज़ आपको ऐसे आपको जो है ओनली वन ओनली टू ऐसे करके जो है क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको याद रखना है कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इट इज़ नाउ ओपन। इनिशियली जब ये रिकमेंड किया गया था उस टाइम पे प्राइमरीली कहा गया था टू ट्रॉपिक्स के बीच में जो कंट्रीज़ आती हैं उनको जो है इसकी मेंबरशिप ओपन किया जाएगा। लेकिन लेटर ऑन अमेंडमेंट्स आते गए, चेंजेस आते गए, एंड नाउ एवरी कंट्री इज़ ओपन फॉर इट्स मेंबरशिप। अब आपको पता चलेगा कैसे, वो हम आगे जब हम करेंगे यू विल कम टू नो कि अभी जो एक लेटेस्ट कंट्री आई है उसके बाद में जो है ये भी मिथ जो है कि ट्रॉपिक्स के बीच वाली कंट्रीज़ का वो भी ख़त्म हो जाएगा। और इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब भी आपको ये जो ओनली एक्सट्रीम सिचुएशंस दिया जाता है ना, ओनली जैसे कि ओनली जैसा हो जाए आपका एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स, उसमें मोस्टली ना वो आंसर गलत ही होता है। देखो मोस्टली कह रही हूँ, हर बारी नहीं कह रही हूँ, कभी कभी सही भी होते हैं, बट अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो तो आप थोड़ा सा इंटेलिजेंट अगर गेस लगाना हो या अपनी किस्मत की खानी हो तो आप ओनली समझ के ऊपर वाले का नाम लेके उसको गलत कर सकते हैं, बट ऐसा हर बारी नहीं होता है। बट जब कोई चारा नहीं है
उस टाइम के लिए मैं बोल रही हूँ आपको, ठीक है। नाउ अगर हम इसके बारे में बात करें तो अक्टूबर 2021 में यूएसए बिकेम द 101st कंट्री टू जॉइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नाउ ये जो न्यूज़ है ये आपकी अक्टूबर 2021 की है। हाँ, नाउ देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल आपके जनवरी 2022 की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे कैरिबियन नेशंस जो आपका एक कैरिबियन नेशन है उसने भी आईएसए को ज्वाइन किया था, दैट इज़ योर एंटीगुआ एंड बारबूडा, ठीक है। सो हु आर दीज आर Caribbean nations and these became the 102nd country to become the member of International Solar Alliance। इसके बाद आपका 130वां नेशन बनता है सीरिया बना है आपका 103rd नेशन, राइट। नाउ अगर हम लेटेस्ट की बात करें एज ऑफ द डे आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो, अगर उसकी बात करें तो नॉर्वे जो है उसने भी डिसाइड कर लिया है कि वो भी आईएसए को ज्वाइन करेगा एज 105th मेंबर। और ये कब की न्यूज़ है, ये अप्रैल 26 की न्यूज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ। सो ये अभी की ही न्यूज़ है कि जब नॉर्वे ने भी डिसाइड किया है कि इट इज़ गोइंग टू बी द 105th नेशन टू ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब यूएसए ने कब बोला, आपके अक्टूबर के महीने में बोला एंड इट बिकेम द पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, हेडक्वार्टर्स आर एट गुरुग्राम, राइट। नाउ यूएसए ने कब अनाउंस किया था, आपको ये भी पूछ सकते हैं आज स्टेटमेंट क्वेश्चंस, तो याद रखिएगा COP26 ग्लासगो दैट वाज इन यूके, वहाँ पर ही उसने बोला कि वो एक 101वां मेंबर जो है वो बनेगा, ठीक है। नाउ सम ऑफ द इनिशिएटिव्स बाय योर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अगर हम उसकी बात करें तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट है जो आपकी ग्लासगो COP26 में ही जिसको इनिशिएटिव को लाया गया है, दैट इज़ द ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव। सो व्हाट इज़ इट, इट इज़ वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, OSOWOG। सो दिस इज़ एन इनिशिएटिव विच हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय 2 कंट्रीज, दैट इज़ नंबर 1 इंडिया लिखा हुआ है एंड याद रखिएगा द सेकंड कंट्री इज़ यूनाइटेड किंगडम। तो इंडिया एंड यूके उन दोनों ने ही लॉन्च किया है आपका ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव। सो व्हाट इज़ दिस ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव इज़ बेसिकली ये कहते हैं कि हम जितना हो सके उतना सोलर एनर्जी को यूज़ करें जहाँ पर भी सन शाइन कर रहा है, मतलब सन की रेडिएशन स्ट्रॉन्ग है, और इस सोलर एनर्जी को यूज़ करें फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इस चीज़ के लिए जो है आपका ये वाला इनिशिएटिव आया था। सो व्हाट इज़ इट, दिस इज़ ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव। नाउ दिस इज़ अ स्मॉल चार्ट जो आपका बना है, दिस इज़ फॉर आईएसए, ये आपका आईएसए के लिए है। हाउएवर इतने टिपिकल क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं यूपीएससी में, जैसे कि 73%, 36% ये वो, बट स्टिल यू कैन हैव अ लुक एट दिस फॉर योर केएस में आपको बहुत बारी स्टैटिक चीज़ें पूछ लेते हैं, बट आईएएस में इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। Now, since we are talking about the Green Grid Initiative, here I would like to talk about India's first carbon neutral पंचायत। क्या है, हम अभी बात करने वाले इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत, और वो कौन है, दैट इज़ योर पाली विलेज। कहाँ पे है जी ये पाली विलेज, आपके जम्मू के सांबा डिस्ट्रिक्ट में। अगर आपको याद होगा अभी दो तीन दिन पहले ही, 2-3 दिन भी ज़्यादा बोल रही हूँ, 1-2 दिन पहले ही आपके जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो जम्मू आए हुए थे, और उन्होंने ये जो पाली विलेज है वहाँ पे ये इन्होंने विज़िट किया था। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत विलेज है, ठीक है। फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट अबाउट दिस पाली विलेज इज़ कि एक तो ये कार्बन न्यूट्रल है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर सेकेंड पॉइंट इज कि यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे ना, दे ऑल आर डिजिटलाइज्ड। सो यू कैन यूज दिस
this can be asked in your preliminaries also, and also this can be used very nicely in your mains answer writing. आप इंडिया के स्टेप्स या इनिशिएटिव्स या ग्रोथ के बारे में जब आप बात करें तो आप इन चीज़ों को रेफ़र कर सकते हैं, जैसे कि टेक्सटाइल एनालिसिस जब करते हैं तो उसमें इन्वायरमेंट का एक एक व्यू पॉइंट भी दिया जाता है, तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आप फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दैट इज डिजिटलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें भी आप इसका एग्जाम्पल पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं। नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द पाली विलेज, लेट्स जस्ट लुक एट सम ऑफ द अदर पॉइंट्स। याद रखिएगा ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का पहला विजिट था आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। कब हुआ था इसका, कब हटाया गया था आर्टिकल 370? 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का ये फर्स्ट विजिट था। इसके अलावा रफली अराउंड 20,000 करोड़ रुपीज़ जो हैं 20,000 करोड़ रुपीज़ जो है वो अलॉट किए गए हैं फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग। सो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए यहाँ पे 20,000 करोड़ जो है वो अलॉट भी किए गए हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, यहाँ पे इनॉग्रेट किया है आपका बनिहाल काजीकुंड रोड टनल, उसका इनॉग्रेशन भी किया है इन्होंने। और इन्होंने वेरी इंपॉर्टेंटली इसको लिख लीजिएगा अपने किताब में कि उन्होंने फाउंडेशन रखा है। किस चीज़ का फाउंडेशन रखा है? 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स का। कौन कौन से? एक है आपका राटल और दूसरा है आपका आई एम नॉट श्योर इसको कवार कहते हैं या वार कहते हैं, आई एम श्योर अपने लोकल डायलेक्ट में इसको अलग अलग तरीके से बुलाया जाता है, बट आपको जैसा भी बोलना है आप बोल सकते हैं। इट इज़ रैटल एंड क्वार, ठीक है। अगर हम रैटल की बात करें तो याद रखिएगा, लेट मी जस्ट चेंज द कलर, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ से है जी कलर चेंज, ये रहा लाल, है ना। अगर हम रैटल की बात करें तो रैटल इज़ योर 850 मेगावाट। इसको इग्नोर मत करना, आपको केएस में डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो रैटल की अगर बात करें तो ये 850 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, और अगर हम कवार की बात करें तो ये उससे छोटा है, इट इज़ 540 मेगावाट का प्रोजेक्ट। ये दोनों के दोनों कहाँ पर हैं? ये दोनों के दोनों आपके किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में बनेंगे। अनदर पॉइंट दे कैन आस्क यू इज़ कि कौन सी रिवर के ऊपर है, तो याद रखिएगा ये चिनाब रिवर के ऊपर दोनों ही प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। नाउ व्हाट डिड आई टेल यू कि जो आपका पाली विलेज है इट इज़ कार्बन न्यूट्रल। व्हाट इज़ कार्बन न्यूट्रल? कार्बन न्यूट्रल कहने का मतलब ये है कि जब आप कार्बन जितना एमिट कर रहे हो उतना एब्जॉर्ब भी कर रहे हो, उसको बोलते हैं कार्बन न्यूट्रल, ठीक है। कि एमिशन तो होगा, डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग होगा, कुछ भी होगा तो कार्बन तो निकलेगा ही निकलेगा, बट आप उसको कंपनसेट कर रहे हो बाय एब्जॉर्बिंग। कैसे होगा? ट्रीज लगा के, सिक्वेस्ट्रेशन करके, इस तरीके से आप कार्बन को दबा रहे हैं, ठीक है जी। ऑल राइट, Next up we have the forest carbon credit stamps. Now if we talk about the forest carbon credit stamps, तो याद रखिएगा ये किसका फर्स्ट बैच है? तो याद रखना ये चाइना जो है उसने इशू किया है अपना फर्स्ट बैच ऑफ फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट स्टैम्प्स। आप इतना याद रखें कि चाइना ने अपना फर्स्ट बैच को किया है। नाउ द थिंग इज़ कि व्हाट इज़ फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट स्टैम्प्स। नाउ इसको समझने के लिए बस आप इतना याद रखें कि इट इज़ बेसिकली समथिंग जिसमें देखो क्या होता है ना कि आपका ये कंपनी है, ये आपकी कंपनी है, राइट। अब इसने डेवलपमेंट करना है, कुछ भी करना है, तो ये कार्बन को एमिट करेगा, ठीक है। अब ये परमिशन लेता है और बोलता है कि भाई मैं इतना कार्बन जो है वो एमिट करूँगा, लेकिन इसका कंपनसेशन जो है मैं कुछ ऐसा काम करूँगा जिससे उसको उतने कार्बन को मैं एब्जॉर्ब कर दूंगा। इसको बोलते हैं आपका फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट स्टैम्प्स, कि आप इसमें कार्बन का लेन देन जो है वो करते हैं, और इन क्रेडिट्स के चलते आप इसको एज अ कोलैटरल फॉर योर बैंक, क्रेडिट, लोन्स, उन चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बेसिकली किन चीज़ों की तरफ इशारा करता है? ये इशारा करता है कि चाइना ने जो बड़े बड़े वादे किए हैं टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय 2060, ठीक है।
नेक्स्ट इज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म. इट इज़ वन एंड द सेम. जो हमने पीछे पढ़ा ये वही है, बस आप इसको इतना याद रखिएगा, जो आपका यूरोपियन यूनियन है ये उसके द्वारा ये जो टारगेट है, जो ये जो यूरोपियन यूनियन है उसका पार्ट है कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ जाने का. और उसने कब बोला है, उसने 2030 जो है वो अपना टाइम जो है वो लगाया हुआ है. ठीक है, ओके. Next we have the Earthshot Prize 2021. Now what is this Earthshot Prize 2021? सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं. Just a second, yeah. अगर हम इसके बारे में बात करें दिस प्राइज़ के बारे में, तो ये 2020 में इस्टेब्लिश किया गया था और 2021 बिकेम द फर्स्ट ईयर जहाँ पे इन्होंने फाइनलिस्ट को जो है वो अवार्ड्स दिए गए. ठीक है. नाउ ये किसके बारे में बात करता है, ये बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करता है, जिसमें हमने कौन सी कॉन्ट्रीब्यूशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स की. अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कौन सी रिपोर्ट में बात किया गया था. थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ मैं आपको. दैट वाज आवर कॉमन फ्यूचर वाज द नेम ऑफ द रिपोर्ट. आप मुझे बताएंगे कि वो कन्वेंशन कौन सी थी. ठीक है, ये आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे. फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया है. तो वो 5 गोल कौन से, वो 5 गोल्स हैं आपके. रेस्टोरेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, नंबर 1. एयर क्लीनिनेस, नंबर 2. ओशन रिवाइवल, नंबर 3. वेस्ट फ्री लिविंग, नंबर 4. एंड क्लाइमेट एक्शन, नंबर 5. तो ये 5 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स हैं उनकी तरफ जो भी पीपल आर इनिशिएटिंग, दे आर डूइंग इनोवेटिव थिंग्स इन ऑर्डर टू अचीव दीज थिंग्स, उनको जो है फैसिलिटेट करने के लिए जो है आपका ये अवार्ड दिया जाता है. अगर हम बात करें तो इट इज़ अ वेरी प्राउड थिंग टू से कि हमारे इंडिया के एक एग्री वेस्ट रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट ने जो है वो अर्थशॉट प्राइज़ 2021 को जीता है. नाउ यहाँ पे इंडियन एग्री वेस्ट रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट लिखा हुआ है. आप एक और नाम याद रखिएगा, उनका नाम है विद्युत मोहन. ठीक है, ये कौन है, ये वही है जिनका ये प्रोजेक्ट था. सो विद्युत मोहन इज़ अ दिल्ली बेस्ड एंटरप्रेन्योर, जिन्होंने क्या किया है, जो आपका इंडियन एग्रीकल्चर का जो वेस्ट है उसको रिसाइकल किया है. और रिसाइकल किस में किया है, तो उसको फर्टिलाइज़र में रिसाइकल किया है. और अब ये जो फर्टिलाइज़र है जो एग्री वेस्ट का ही बना है उसको यूज़ किया जाएगा एज अ फर्टिलाइज़र. ठीक है, सो इट इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली. Okay. Next we have is some of the concepts, that is number 1 net zero carbon targets होते क्या हैं. देखो ये मैंने ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर में भी बताया है, तो इसमें भी ये सेम चीज़ आई है. इट इज़ बेसिकली जब आपका एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस को बैलेंस किया जाए बाय एंथ्रोपोजेनिक रिमूवल्स, जितना कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन एमिट हो रहा है इन्वायरमेंट में, आप उतना ही उसको एब्जॉर्ब कर रहे हो. इस बैलेंस को बोला जाता है एज योर नेट ज़ीरो कार्बन टारगेट. नाउ यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस. आई एम श्योर आपको पता होगा व्हाट दिस एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस मीन, बट जस्ट इन केस अगर आपको पता नहीं है, एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस का मतलब होता है मैन मेड या ह्यूमन मेड. ठीक है, सो जो भी इंसान के द्वारा जो एमिशंस हैं उनको हम बोलते हैं एज योर ह्यूमन मेड और योर एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस. ठीक है, ऑल राइट. नेक्स्ट इज परमाफ्रॉस्ट थॉइंग. नाउ सबसे पहले तो परमाफ्रॉस्ट का मतलब क्या है. जब भी हम इस शब्द को पढ़ते हैं ना, तो हम सबसे पहले बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट मतलब परमानेंट फ्रॉस्ट, मतलब कि जो परमानेंट जो फ्रोज़न एरिया है उसको बोला जाता है एज परमाफ्रॉस्ट. अब याद रखिएगा परमाफ्रॉस्ट, क्योंकि अब आप एक सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं, सो इट इज़ नॉट परमानेंट फ्रॉस्ट. अगर परमानेंट फ्रॉस्ट होगा तो वो तो आइस बन गया, राइट. परमानेंट फ्रॉस्ट का मतलब हो गया कि जो 2 कंसेक्यूटिव वेयर इज़ इट 2 कंसेक्यूटिव ईयर के लिए जो है आपका या हियर. ठीक है, अब वो कहते हैं ये बेसिकली परमाफ्रॉस्ट क्या होता है. ये बेसिकली वो ग्राउंड है जिसमें आपका सॉइल, रॉक, आइस, ऑर्गेनिक मटेरियल कुछ भी आ जाता है जो 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहा है या 0 डिग्री सेल्सियस रहा है. कितने टाइम के लिए, एट लीस्ट कम से कम
2 कंसेक्यूटिव ईयर के लिए। तो याद रखिएगा एटलीस्ट 2 कंसेक्यूटिव ईयर के लिए जो भी ग्राउंड जो है वो आपका वहाँ का टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम रह चुका है, उसको हम पर्मा फ्रॉस्ट कहते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ दिस थॉइंग? थॉ का मतलब है आपका, बेसिकली थॉ का मतलब होता है जब कोई चीज़ सॉफ्ट हो जाए। तो अगर आपका पर्मा फ्रॉस्ट सॉफ्ट हो रहा है तो मतलब क्या है? पिघल रहा है, मतलब वार्मिंग हो रहा है, राइट? सो इसका मतलब क्या हो गया? समथिंग विच इज़ बिकमिंग सॉफ्ट, और या फिर इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म, उसको बोला जाता है आपका थॉइंग। सो पर्मा फ्रॉस्ट थॉइंग का मतलब क्या हो गया? जब आपका जो बर्फीला एरिया है वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलने शुरू हो चुका है। ठीक है, अब आईपीसीसी की रिपोर्ट मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि इन्होंने बताया है कि 2150 तक क्या होगा, 5 मीटर तक का जो हमारा सी लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब सी लेवल बारिश की वजह से तो इंक्रीज़ होगा नहीं, कैसे होगा? ऑफ कोर्स बारिश इज़ ऑल्सो अ रीज़न, बट बारिश के लिए भी इवेपोरेशन चाहिए, बहुत कुछ फिनोमिनास चाहिए। द बिगेस्ट रीज़न इज़ द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स। ठीक है, सो आईपीसीसी की रिपोर्ट ने भी इसको हाईलाइट किया है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो लेटेस्ट आईपीसीसी की रिपोर्ट आई है उन्होंने बोला है कि इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो जाएगा, जो आपका आर्टिक का जो पर्मा फ्रॉस्ट है और आपका ग्राउंड का जो थॉइंग है वो होना शुरू हो जाएगा। अब वाई इज़ इट a point of concern? Now this you can use in your mains answer writing. This is a point of concern क्योंकि ऐसा माना गया है कि आपके thousands of year पहले जब ये पूरी ग्राउंड और ये सबमर्ज और ये सब चीज़ें हो रही थी, एक के ऊपर एक लेयर्स बन रही थी, उस टाइम पे नंबर ऑफ बैक्टीरियाज एंड वायरसेस जो थे वो आपके ग्राउंड के नीचे चले गए थे और वो डॉर्मेंट हैं। डॉर्मेंट मतलब कि मरे हुए हैं, दे आर नॉट एक्टिव। बट जैसे ही ये आपका पर्माफ्रॉस्ट पिघलेगा, ये सब बैक्टीरियाज और वायरसेस बाहर आ जाएंगे एंड दे कैन बी हाईली डेडली एंड दे हैव अ पोटेंशियल टू कॉज न्यू डिजीजेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द डीप फ्रीजिंग ऑफ पर्माफ्रॉस्ट मे रिलीज दोस माइक्रोब्स, वो इन्वायरमेंट में उन माइक्रोब्स को छोड़ेंगे जिनमें पोटेंशियल है न्यू डिजीजेस लेकर आने की। फॉर एग्जाम्पल आपके समर 2016 की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे साइबेरिया में एक बीमारी फैली थी, दैट इज एंथ्रैक्स। नाउ व्हाट इज़ दिस एंथ्रैक्स? एंथ्रैक्स इज़ बेसिकली अ बैक्टीरियल डिजीज़, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है और ये जो बैक्टीरिया होता है ना, ये ग्राउंड में एज अ डॉर्मेंट रहता है और ये तभी एक्टिव होता है जब ये सॉइल या ग्राउंड से बाहर आता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस, और ऐसी बहुत सी बीमारियाँ जो हो सकती हैं। ठीक है, ओके। अब ये कहते हैं कि पर्माफ्रॉस्ट जो है इट इज स्प्रेड अक्रॉस एन एरिया ऑफ ओवर 23 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, और ये 15% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द ग्लोब को कवर करता है। तो सोचो 15% का जो लैंड एरिया है उसको कवर करता है, और अगर ये बाहर आ जाएगा तो क्या हाल जो है वो हो सकता है। ठीक है, अब वो कहते हैं मोस्ट ऑफ द पर्माफ्रॉस्ट कहाँ पे है? वो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, जो आपका लैटिट्यूड 60 डिग्री नॉर्थ से लेके 68 डिग्री नॉर्थ के बीच में आता है, और इसी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो है आपका मोस्ट ऑफ द पर्माफ्रॉस्ट है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स दिया हुआ है आपका साइबेरिया, कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड, और ये साइबेरिया है जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रही थी कि 2016 में यहाँ पे एक बीमारी फैली थी एंथ्रैक्स करके, जो बेसिकली एक बैक्टीरियल डिजीज़ थी, और ये बैक्टीरिया जब तक धरती के अंदर है तब तक इट रिमेन्स डॉर्मेंट एंड एज इट कम्स आउट, जैसे ही इसको एक्सपोजर मिलता है इट बिकम्स एक्टिव। ठीक है, नाउ दीज वर फ्यू ऑफ द टॉपिक्स जो हमने जो है आज डिस्कस किए। नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत जल्दी आएगा, सो नॉट टू वरी। बट बिफोर एंडिंग द लेक्चर आई वुड लाइक टू टॉक हियर अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ योर किगाली अमेंडमेंट। ठीक है, नाउ मैं ये इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मैंने अपना फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड किया था उस टाइम पे मैंने आपको किगाली एग्रीमेंट अमेंडमेंट क्या है, वियना कन्वेंशन क्या था 1985 में, फिर आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था 1987 में, और फिर फाइनली आपका किगाली अमेंडमेंट क्या था 2016 में। उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, नाउ
इसके बारे में हम दोबारा इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उस लेक्चर में मैंने कवर करना शायद मुझसे रह गया है कि हाल ही में जो इंडिया है ना उसने रैटिफिकेशन दे दिया है और एक टाइम लाइन जो है उसको डिक्लेयर कर दिया है कि वो कितने टाइम पर, मतलब किस टाइम पीरियड में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को ख़त्म कर देगा। क्या कर देगा? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का यूजेज ख़त्म कर देगा। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। वियना कन्वेंशन में फ़र्स्ट टाइम जो है हमने बात किया था आपके ओजोन के प्रोटेक्शन के बारे में बात किया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हमने जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस थे उनको ख़त्म करने के बारे में बात किया था, जिसमें आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, फिर आपका हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स हैं, आपके बहुत सारे जो है कार्बन्स थे। क्योंकि उसमें उन्होंने रियलाइज़ किया था कि जो क्लोरीन है ना वो आपका जब ओजोन के साथ मिलता है ना तो वो ओजोन को तोड़ देता है। ठीक है, अब ओजोन तो है तो बेसिकली ये गैशियस लेयर जिसने प्रोटेक्ट किया हुआ है हमारे अर्थ को। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ओजोन भी दो तरीके की होती है, आपकी गुड ओजोन और आपकी बैड ओजोन, वो हम कभी और पढ़ेंगे। बस अभी के लिए इतना याद रखो कि क्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा डेडली है आपके ओजोन के लिए। तो इन्होंने बोला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कि जो भी हमारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनको हम फेज आउट कर देंगे। उसके बाद फेज आउट तो कर देंगे, इन्होंने बोला कि आप लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की जगह, क्योंकि हमको क्लोरो को हटाना है, तो आप हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यूज़ करो। देखो इसमें सी से क्लोरीन नहीं है, कार्बन है। ठीक है, सो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को आप यूज़ करो, ये बोला गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। अब इन्होंने बोला कि यार हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स ओजोन को तो डिप्लीट नहीं कर रहे, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो इसी के चलते मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अमेंड करते हुए आया आपका किगाली अमेंडमेंट। सो आपको पूछ सकते हैं कि किगाली अमेंडमेंट किसका अमेंडमेंट है? तो वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का अमेंडमेंट है, जिसमें इन्होंने बोला कि हमको हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को यूज़ नहीं करना है, उसकी जगह हमको हाइड्रोफ्लोरो ओलिफिन्स को यूज़ करना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि आज बोला और कल कर दिया। इंडस्ट्रीज चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, दुनिया भर की चीज़ें हम बना रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगी? इसलिए कोई भी टाइम पीरियड जो है वो इसको रखा नहीं गया था। लेकिन हाल ही में जो इंडिया है एंड अदर कंट्रीज ऑफ कोर्स, उन्होंने सेट कर दिए टारगेट्स कि वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का जो यूज़ है वो 80% घटा देंगे। ठीक है, 80% घटा देंगे। तो कौन से लेवल से घटा देंगे? तो याद रखिएगा, ये घटा देंगे आपका 2011 और 13 में जो जितने भी हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो हम यूज़ करते थे ना उसका 80% हम घटा देंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हम 2011 और 13 में अगर हम 100 जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को एमिट करते थे, तो हम अब कितना घटा देंगे? उसको 80% घटा देंगे। मतलब अब सिर्फ 20 ही हम प्रोड्यूस करेंगे, ये हमने कमिटमेंट दिया है। अब ये वादे कब के हैं? तो याद रखिएगा, इंडिया ने वादा किया है इसको रिड्यूस करने का बाय द ईयर 2047। वेरी इंपॉर्टेंट कि 2047 तक इंडिया ने टारगेट सेट किया है कि वो अपने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का यूजेज जो है वो 80% तक घटा देगा फ्रॉम दैट ऑफ 2011 एंड 13 टारगेट्स। चाइना ने कब की कसम खाई है? तो चाइना ने बोला है कि मैं तो 2045 तक कर दूंगा। यूएसए ने कब की कसम खाई है? तो उसने बोला है कि मैं तो 2034 में ही कर दूंगा। ठीक है, अब इंडिया का क्या है? इंडिया का 2047 है, तो इंडिया ने बोला है कि अभी हमको थोड़ा टाइम चाहिए। ये 2023 में इंडिया ने बोला है कि ये 2023 में क्या करेगा, एक नेशनल स्ट्रैटेजी लेके आएगा और फिर उस स्ट्रैटेजी में बताया जाएगा कि किस तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का यूजेज घटाना है। ठीक है, और जो भी चीज़ें की जाएंगी फॉर द रिडक्शन ऑफ द हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, वो किया जाएगा आफ्टर 2028। सो 2028 के बाद ही जो है इंडिया इन स्ट्रैटेजीज़ को जो वो 23 में लाएगा उन स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर काम करेगा और फिर इट इज़ गोइंग टू वर्क टूवर्ड्स द रिडक्शन ऑफ द एमिशन लेवल ऑफ योर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है जी, all right, so this was all about today's lecture, and I will see you in the next lecture. And those who are new to the channel, do not forget to like, share and subscribe. Thank you so much.